हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड प्रोसेसर्स। अब 8051 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं, प्रोसेसर यूज़ होते हैं, उनकी फैमिली क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है और जो टारगेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं टूवर्ड्स द एम्बेडेड मार्केट वो कौन से हैं, माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, 8051 फैमिली का ओवरव्यू भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो उसमें हमारे पास कोई रैम नहीं है, कोई रोम नहीं है, ना तो हमारे पास कोई इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास अपना ही उसका माइक्रो प्रोसेसर उसमें एम्बेडेड है, राइट, जो कि सीपीयू की फॉर्म में है। उसमें रैम भी मौजूद है, रोम भी मौजूद है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी मौजूद हैं और टाइमर भी मौजूद है, एडीसी एंड अदर पेरिफेरल्स भी हैं। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये डिफरेंस हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंट्रोलर और जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब अगर हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं इसके आर्किटेक्चर को, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास अगर देख लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर, सीरियल और डिफरेंट हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर ही एम्बेडेड हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सटर्नली इसमें लगाने पड़ते हैं। हमें रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें एक्सटर्नली लगाने पड़ते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनली हर एक चीज़ एम्बेडेड है पहले से ही। तो नेक्स्ट अब हम मज़ीद इसका डिफरेंस अगर देख लेते हैं, तो हमारे पास अब कहता है कि एक डिज़ाइनर जो कि जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, तो उसको अपने माइक्रो प्रोसेसर को यूज़फुल बनाने के लिए सारे पेरिफेरल्स उसको एक्सटर्नली उसमें ऐड करने पड़ते हैं। तो जबकि वो सिस्टम के अंदर ये पेरिफेरल्स खुद से ही ऐड करेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि अब जो है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये हमारे सिस्टम को वर्सेटाइल बना देता है। किस तरह से बना देता है कि अब डिज़ाइनर जो है ना, एज़ पर द रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें रैम, रोम, सीरियल पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पेरिफेरल्स, ये सारे जो है ना एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड कर सकता है, राइट। तो ये कुछ हमारे पास आ जाते हैं कि इसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम, राइट। अब ये कहता है कि जो एक एम्बेडेड प्रोडक्ट है वो एक ऐसे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करेगा जो कि एक ही टास्क परफॉर्म करता है एक वक्त पे, राइट। अब लेट्स सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है कि एक प्रिंटर हमारे पास है, वो एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसको टास्क दिया जाता है, जिसके पास एक प्रोसेसर है, उसके प्रोसेसर को टास्क दिया जाता है कि आपने ये एक टास्क जो है, ये डाटा है और आपने इसको प्रिंट करना है। तो ये आपके पास एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है, राइट। इसी तरह से अब कहता है अब पीसी, एक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट विद एम्बेडेड सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब आप उससे मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस वो परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया एक एम्बेडेड प्रोडक्ट में और एक पीसी में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स। अब कहता है कि सम एम्बेडेड प्रोडक्ट्स यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। तो अगर हम डेली लाइफ की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो होम अप्लायंसेज हैं, इंटरकॉम है, टेलीफोन, सिक्योरिटी सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब के अंदर ये हमारे पास एम्बेडेड प्रोडक्ट्स हैं यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर। ऑफिसेस की बात कर लें, ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लें, तो वहाँ पर सब जगहों पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं अपने एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, राइट। अब हम अगर बात कर लेते हैं 86 की पीसी एम्बेडेड एप्लीकेशंस की, तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि
ऑल्दो माइक्रो कंट्रोलर्स को हम चूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे टास्क के लिए सफिशेंट ही नहीं होते। तो अब क्या होता है, इसी रीज़न की वजह से डिफरेंट जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो टारगेट करते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को कि उसका हाई एंड ऑफ द एम्बेडेड मार्केट, राइट। व्हेन अ कंपनी टारगेट्स अ जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर फॉर द एम्बेडेड मार्केट, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोसेसर है उसको ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, राइट। तो फॉर दिस रीज़न दीज प्रोसेसर्स आर समटाइम्स कॉल्ड हाई एंड एम्बेडेड प्रोसेसर्स, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया तो इसको हम कहते हैं कि ये अब हाई एंड के एम्बेडेड प्रोसेसर्स बन गए हैं, राइट। अब यहाँ पर कहता है कि x86 यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की फैमिली को, जो कि इंटेल 8086 या 8088 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड होती है, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो x86 PC एम्बेडेड एप्लीकेशंस उसके क्या हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नीड्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इस के हम एम्बेडेड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं कि हम पावर कंजम्पशन और स्पेस को हम कम कर सकें, राइट। इन मैनी केसेस कहता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम x86 पीसीस को हाई एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपनी मतलब डेवलपमेंट टाइम को शॉर्ट करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए। तो ये सारे हमारे पास सब बेनिफिट्स आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम के, कि हम एम्बेडेड सिस्टम्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करने का क्या क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि 4 मेजर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास हैं मोटरोला 6811, इंटेल्स 8051, ज़ाइलॉक्स Z8, माइक्रोचिप्स PIC। तो ये सारे हमारे पास मेजर माइक्रो कंट्रोलर्स मौजूद हैं और ये 8 बिट तक लिमिट किए गए हैं, राइट। अब हर किसी के पास अपनी इंस्ट्रक्शन है, अपनी रजिस्टर सेट है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। एक माइक्रो कंट्रोलर का जो कोड है वो दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं चलेगा, राइट। अब कहता है कि कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर को सेलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल माइक्रो कंट्रोलर्स में से, जो अब ऊपर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कहते हैं कि मीटिंग द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ द टास्क एट हैंड एफिशिएंटली एट कॉस्ट एफिशिएंटली। अब हमें अपने टास्क को कंप्यूट कराने के लिए जो जो हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया है, इस तरह से हमने अपने टास्क को कंप्यूट कराना है। अगर उसको वो एफिशिएंटली कंप्यूट कर सकता है और कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर हमने यूज़ करना है। दूसरी बात आ जाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी उस माइक्रो कंट्रोलर के उस वक्त पे मौजूद होने चाहिए, जैसा कि कंपाइलर्स, असेंबलर्स, डीबगर्स। तो ये सारी भी अगर अवेलेबल होती हैं, उसके साथ कंपैटिबल होती हैं, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर है कि वाइड अवेलेबिलिटी और रिलायबल सोर्सेज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द नीड्स बोथ फॉर नाउ एंड। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आज हम कोई और यूज़ करें, कल को हम वो माइक्रो कंट्रोलर जो है ऑब्सोलीट बन जाए, उसको हम आगे जाके यूज़ ही ना कर सकें, फिर हमें दोबारा से माइक्रो कंट्रोलर चेंज करना पड़े, तो इसमें जो है ना बहुत सारा नुकसान हो जाता है, राइट। तो ये जो कुछ क्राइटेरियाज हैं ये हमने अपने माइंड में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। कंप्यूटिंग नीड्स जो है वो टास्क की कौन कौन सी आ जाती हैं, वो है हमारे पास स्पीड आ जाती है कि मैक्सिमम स्पीड वो माइक्रो कंट्रोलर हमें सपोर्ट करता है या नहीं। पैकेजिंग हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द स्पेस, असेंबलिंग, प्रोटोटाइपिंग द एंड प्रोडक्ट, क्या वो चीज़ें हमारे पास सपोर्टेड हैं या नहीं है। पावर कंजम्पशन जो हम कहते हैं कि पावर वो ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं कर रहा। द अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम ऑन चिप, इनका भी क्राइटेरिया का भी ख्याल रखना होता है। डिफरेंट जो हमारे पास इनपुट आउटपुट पिन्स हम यूज़ करते हैं, द टाइमर ऑन द चिप, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। फिर हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कि उसके बाद हम कहते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ये सारी हमारी कंप्यूटिंग नीड्स होती हैं हमारी टास्क की, राइट।
नेक्स्ट कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। अब हम कहते हैं कि क्या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं वो सारे भी अवेलेबल हैं इस माइक्रो कंट्रोलर के, जिसमें हमारे पास कंपाइलर्स, असेंबलर्स, डीबगर्स, एमुलेटर, टेक्निकल सपोर्ट और दोनों हमारे पास इनसाइड आउटसाइड एक्सपर्टीज़ हमारे पास अगर उसकी मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं कि यार ये वाला माइक्रो कंट्रोलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि द वाइड अवेलेबिलिटी एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। हम कहते हैं कि 8051 की जो फैमिली है ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि उसके जो सप्लायर्स हैं ना काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे हैं। जो इंटेल है, जो ओरिजिनल है, अटमाल, फिलिप्स है, एएमडी है और माट्रा है, डलास सेमीकंडक्टर, मैक्सिम। तो ये हमारे पास जो उनकी लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज की सप्लाईज हैं, तो ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं ओवरव्यू ऑफ द 8051 फैमिली के ऊपर। तो हम अगर बात कर लेते हैं हमारे पास 8051 के माइक्रो कंट्रोलर की, तो वो यूज़ करता है इंटेल इंड्यूस्ड 8051 रेफर्ड एज MCS50 इन 1981। अब 8051 जो प्रोसेसर यूज़ करता है वो 8 बिट का प्रोसेसर यूज़ करता है। CPU जो होता है हमारे पास 8 बिट्स ऑफ डाटा पे काम कर सकता है। 8051 में जो मज़ीद चीज़ें होती हैं वो रैम होता है 128 बाइट्स का, ऑन चिप रोम है वो है 4K बाइट्स की, और 2 इसमें टाइमर्स होते हैं, 1 सीरियल पोर्ट होता है, 4 इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, दो ईच हमारे पास 4 बिट्स 8 बिट्स वाइड होती है, और सोर्सेज होते हैं हमारे पास डिफरेंट इंटरप्ट के जिनके नंबर हमारे पास 6 आती है। अब 8051 हमारे पास कहता है कि काफ़ी पॉपुलर आ गए थे जबकि उनके मैन्युफैक्चरर्स ने अलाउ कर दिया था in the any flavor of the 8051 but remaining code compatible, right? So if you write code for one it will run on all others। मतलब कि जब ये तब फेमस हुआ था 8051 जब इनके मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसे कोड्स बनाना शुरू कर दिए थे जो बाकी इसकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी कंपैटिबल थे। मतलब कि अगर आपने एक फैमिली के लिए कोड लिखा तो वो दूसरे पर भी रन होता था, तो तब जाके ये हमारे पास फेमस बना था। अब माइक्रो कंट्रोलर 8051 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरप्ट कंट्रोल है, CPU है, ऑसिलेटर्स है, बस कंट्रोल, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं, टाइमर्स लगे हुए हैं, ऑन चिप रैम मौजूद है, ऑन चिप रोम मौजूद है हमारे पास कोड के लिए। और यहाँ पर सिस्टम बस का क्या काम है कि सारे जो CPU के डिवाइसेस हैं और कनेक्ट कर देता है डिवाइसेस को CPU के साथ। सिस्टम बस जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, 8 बिट डाटा बस, 16 बिट एड्रेस बस और बस कंट्रोल सिग्नल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है द 8051 फैमिली की। अगर हम मज़ीद बात कर लेते हैं कि 8051 हमारे पास सबसेट ऑफ 8052 है, राइट। और 8031 इज़ रोमलेस 8051। 8031 में हमारे पास रोम नहीं है, उसमें हम एक्सटर्नली रोम को हमें ऐड करना पड़ता है। फिर अगर हम देख लेते हैं कि मज़ीद हमारे पास वेरियस 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स कौन से हैं, वो है UV EPROM अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कहता है कि डाटा जो हमारे पास स्टोर्ड है ट्रांजिस्टर एरेज के अंदर, उसको एरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है डायरेक्ट की जाती है इसके ऊपर, तभी उसको आप एरेज कर सकते हैं अपने डाटा को। फ्लैश रोम की अगर बात कर लेते हैं तो फ्लैश मेमोरी हमारे पास EPROM के ऊपर बेस करती है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जहां पर आप कहते हैं कि हमारे पास किसी भी किस्म की पावर सोर्स रिक्वायर नहीं होती डाटा को रिटेन करने के लिए। अब NVRAM की बात कर लें, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो यहाँ पर आप डाटा को रिटेन कर सकते हैं रैम के अंदर विदाउट एनी अप्लाइड पावर, राइट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट 8051 के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, राइट। अब डिफरेंट, अब ये एक और हमारे पास आ जाता है 8751। यहाँ पर हमारे 4K बाइट्स जो है सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं ऑन चिप के ऊपर, और इसमें अराउंड 20 मिनट्स हम लेते हैं डाटा को एरेज करने के लिए ताकि दोबारा से हम इसको प्रोग्राम कर सकें। अब ये कहता है कि इसी के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फ्लैश को, और NVRAM वर्जन्स जो हमारे पास थे 8051 के, तो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि फ्लैश मेमोरी है।
अब यहाँ पर आप देखें कि 8089C51 फ्रॉम एटमल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर ये एक आइडियल है, आइडियल फॉर डेवलपमेंट सिंस फ्लैश मेमोरी कैन बी अरेज्ड इन सेकेंड्स अनलाइक 20 मिनट्स। अब फ्लैश मेमोरी में आप जो है विद इन सेकेंड्स डाटा को अरेज कर सकते हैं, लेकिन 8751 में 20 मिनट्स के अंदर आप डाटा को अरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर बात कर लेते हैं 8089C51 की, यहाँ पर आपको डाटा को अरेज करने के लिए एक रोम बर्नर की ज़रूरत पड़ती है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द सेपरेट रोम इरेजर, राइट। अब फ्लैश मेमोरी में कहता है द रोम कंटेंट्स मस्ट बी इरेज्ड कम्प्लीटली बिफोर। अब फ्लैश मेमोरी में कहता है कि आपके जो रोम के कंटेंट्स हैं वो कम्प्लीटली इरेज्ड होने चाहिए उसको दोबारा से प्रोग्राम करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास है कि DS89C4X0 फ्रॉम डलास सेमीकंडक्टर नाउ पार्ट ऑफ मैक्सिम कॉर्प। अब हम कहते हैं कि अगेन फ्लैश मेमोरी ही है हमारे पास, लेकिन प्रोग्राम ये हमारे पास जो एक रोम बर्नर होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अंदर अपना एक ओन चिप लोडर होता है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स लोड करता है हमारे ओन चिप फ्लैश के ऊपर वाया सीरियल पीसी कॉम पोर्ट। हमारे पास एक कम्युनिकेशन पोर्ट होती है इसके अंदर। अब कहता है दिस इन सिस्टम प्रोग्राम लोडिंग मेक्स इट एन आइडल होम डेवलपमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास एक आइडल डेवलपमेंट सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि NVRAM एंड OTP के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। DS5000 फ्रॉम डलास सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले कहता है कि NVRAM जो हमारे पास है उसका एडवांटेज है कि उसमें हम रोम कंपोनेंट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा अब कहता है कि DS5000 के अंदर भी एक लोडर होता है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू द PC's कॉम पोर्ट, ठीक है। वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP वर्जन्स ऑफ 8051 जो वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन्स हैं 8051 के, उसमें आ जाते हैं कि अल्ट्रा वायलेट PROM एंड फ्लैश वर्जन्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं UV PROM एंड फ्लैश वर्जन। और जब प्रोडक्ट हम डेवलप कर लेते हैं और उसको फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर OTP वर्जन जो है उसको यूज़ किया जाता है मैस प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये प्राइस में हमारे पास चीपर होता है। अब कहते हैं कि 8051 फैमिली फ्रॉम फिलिक्स, उसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं ADC के, DAC के, एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट्स के, बोथ फ्लैश और ATP इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स थे 8051 के। और ऊपर हमने माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स भी डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।